हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 की शुरुआत में कांग बे रोमियो बना था और वोल्जू जूलियट बनी थी। उनके लव सीन के बीच में अचानक उनके पापा आ जाते हैं, जहां कांग बे यानी रोमियो के पापा मैनेजर गुई बने थे और वोल्जू यानी जूलियट के पापा चीफ यॉम बने थे। दोनों उनके प्यार के खिलाफ थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तो एक ऑनलाइन वेब नॉवेल था जो मैनेजर गुई पढ़ रहा था, जिसका नाम जूलियट्स टेम्पटेशन था। वोल्जू उसे एक्स रेटेड नॉवल पढ़ने के लिए चिढ़ाती है और मोबाइल छोड़ के काम करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ चीफ यॉम आते हैं और उन दोनों को पूछते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने कांगबे के साथ ऐसा क्या किया कि वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। तो मैनेजर गुई उन्हें बताता है कि वो तो डांस कंपटीशन के बाद से ही ऐसे बिहेव कर रहा है। उन तीनों को समझ में आ जाता है कि कांगबे ने जरूर किसी को किस किया होगा। उन तीनों मिलके उसे टीस करना शुरू करते हैं। बेचारा कांगबे करता भी क्या, उसे मानना ही पड़ता है कि आखिरकार उसने योरिन को किस किया। अब दूसरे दिन कांगबे जब योरिन से मिलता है तब योरिन काफ़ी टेंशन में थी कि वो अब कांगबे को कैसे फेस करेगी। उसे लगता है कि अब कांगबे भी उसे ज़रूर इग्नोर करेगा जैसे उसके साथ पहले हमेशा होता था। पर कांगबे उसे सामने से बात करने आता है और उसे लंच पे भी इनवाइट करता है, पर योरिन को काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वो बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। जब कांगबे काम से घर आ रहा था, उसके बिल्डिंग की लैंड लेडी उसे एक फ्लैट दिखाती है जिसे रेंट पर देने के लिए उसे काफ़ी परेशानी फेस कर रही थी। वो लैंड लेडी उसे वही फ्लैट आधे प्राइस में ऑफर करती है। आधा प्राइस सुन के कांगबे ऑफर के लिए टेम्प्ट हो जाता है। वो फ्लैट देखने जाता है, पर जब वो फ्लैट का बेडरूम देखता है उसे वहाँ एक औरत का आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसे बेडरूम के अंदर काफ़ी ठंडी महसूस होती है। कांगबे को ये सब बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब वो सीढ़ियों से उतरता है उसे लेटर बॉक्स के नीचे काफ़ी सारे लेटर्स मिलते हैं जो आई स्विच के नाम पे था। अगले सीन में हमें वोल्जू और मैनेजर गुई वही नॉवल पढ़ते नजर आते हैं जहाँ उस कहानी में रोमियो जूलियट को बोलता है कि उसको एक डिलीवरी मैन का जॉब मिल चुका है और वो एक्साइटेडली बोलता है कि अब उन दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। पर जूलियट कुछ खास खुश नहीं थी। वो उसे अपने पापा का बिजनेस को टेक ओवर करने बोलती है क्योंकि रोमियो के पापा बहुत अमीर थे, पर रोमियो मना कर देता है। अब नॉवल के अगले सीन में एक भारी भरकम ट्विस्ट दिखाया जाता है जहां रोमियो के पापा जूलियट को एक एनवेलप देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पापा का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये पैसों से उनकी मदद हो जाएगी, पर इसके बदले तुम्हें रोमियो को छोड़ना पड़ेगा। जूलियट मना कर देती है और बोलती है कि वो रोमियो से नहीं बल्कि उनसे यानी रोमियो के पापा से ही असल में प्यार करती है। वोल्जू जूलियट के डिसीजन को देख के खुश हो जाती है और बोलती है कि उसे भी अपने जिंदा रहते समय जूलियट की तरह ही होना चाहिए था, जिसे पता है कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता। तभी चीफ यॉम कांगबे के साथ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी तक उन लोग उस दुष्ट आत्मा को नहीं पकड़ पाए हैं, इसलिए वो ये देखने आया है कि वो तीनों लोग सेफ है कि नहीं। कांगबे जिनदोंग और मैनेजर माँ को बताता है कि जब से वो डांस कंपटीशन को जीता है तब से उसकी और योरिन की टाइमिंग ऑफ चल रही है। ये सुन के जिनदोंग कांगबे को सजेस्ट करता है कि प्राइज मनी से वो सबके लिए डिनर अरेंज करे ताकि वो योरिन से मिल सके और वो उसे थोड़ा अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट सीन में कांगबे, योरिन और बाकी सारे कलीग्स रेस्टोरेंट में मिलते हैं। योरिन कांगबे को अवॉइड करती है पर कांगबे उससे काफ़ी अच्छी तरीके से बात करता है। योरिन उसके बाद वॉशरूम जाती है और खुद को कन्विंस करती है कि कांगबे के लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो फिर सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कांगबे उसे पसंद ही ना करे, इसलिए एक ही बार में बहुत सारा खाना खाना और बहुत सारा शराब पीना ये सारे काम करती है। पर इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि कांगबे को योरिन की हरकतें क्यूट और फैसिनेटिंग लगती है। जब कांगबे योरिन को घर छोड़ने जाता है, योरिन फैसला करती है कि वो कांगबे को सब कुछ सच बताएगी। वो बोलती है कि उसके दिल में कांगबे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। डांस कंपटीशन के दौरान उसे गलतफहमी हुई थी कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो एक्साइटेड हो गई थी और उसे किस भी नहीं करना चाहिए था। योरिन बोलती है कि जैसे जैसे वो उसे जानेगा वो उसे कम पसंद करेगा। कांगबे योरिन को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कांगबे बहुत अपसेट और दुखी हो जाता है। इसी बीच नॉवेल में रोमियो के डैड और जूलियट की शादी के बारे में रोमियो को पता चल जाता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। ये शादी के लिए जूलियट के पापा भी मान जाते हैं। रोमियो ये सब के बारे में जूलियट से पूछता है कि क्या अब वो उससे प्यार नहीं करती, तो जूलियट बोलती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो बहुत जल्दी उसकी माँ बनने वाली है। अब वापस बार में वोल्जू रोमियो के प्यार को क्राउन प्रिंस के प्यार से कंपेयर करती है
वो बोलती है कि क्राउन प्रिंस भी खुद की फैमिली और स्टेटस की तुलना में उसकी फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देता था। अब उन दोनों को पता चलता है कि जूलियट्स टेम्पटेशन का आखिरी एपिसोड पब्लिश नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉवेल की ऑथर जिसका नाम आइस विच था उसकी मौत हो चुकी है। तभी दुखी कांगबे आता है और खुद के लिए अल्कोहल मंगाता है। वो उन दोनों को बताता है कि योरिन ने उसके कन्फेस करने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया है। वोल्जू को ये सुन के योरिन पे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अगर वो उससे प्यार नहीं करती थी तो उसको मिक्स सिग्नल क्यों भेज रही थी। अब बगल के टेबल में बैठा कस्टमर बोलता है कि कांगबे को देख उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा सिंगल ही रह जाएगा। कांगबे ये सुन के उस कस्टमर को चिल्लाता है। ये देख वोल्जू और मैनेजर गुई सरप्राइज हो जाते हैं। वो दोनों कांगबे को बताते हैं कि वो एक आत्मा है और वो अब आत्माओं को देख सुन पा रहा था। उन तीनों को लगता है कि जीवित लोगों की दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच बार बार आने जाने से उसकी स्पिरिचुअल विजन और बढ़ गई है। कांगबे टेंशन में आ जाता है, पर वोल्जू उसे दिलासा देती है ये बोलते हुए कि जैसे ही उसका 1 लाख का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा वो कांगबे के ड्रीम वर्ल्ड में जाके उसकी स्पिरिचुअल विजन को हमेशा के लिए बंद कर देगी। नेक्स्ट डे योरिन जिंदोंग से पूछती है कि आज कांगबे काम पे क्यों नहीं आया। वो उसे बताता है कि वो बीमार है। योरिन खुद गिल्टी फील करती है। इसी बीच कांगबे काम से छुट्टी ले लेता है क्योंकि वो योरिन को फेस नहीं करना चाहता था और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था जिसे वो सामने देख रहा है वो इंसान है या आत्मा। फिर मैनेजर गुई उसे एडवाइस देता है कि आत्माओं से आई कांटेक्ट कैसे इग्नोर किया जाता है। तभी वोल्जू जो रात से गायब थी वो भी वहां पहुंचती है। मैनेजर गुई के पूछने से वो बताती है कि वो कांगबे के लिए पूरी रात प्योर सॉल्ट इकट्ठा करने गई। वोल्जू कांगबे को बोलती है कि अगर वो किसी आत्मा को देखेगा तो ये प्योर सॉल्ट उन पे छिड़के तो वो आत्मा वहां से भाग जाएगी। मैनेजर गुई कांगबे से पूछता है कि क्या ये पहली बार था कि वो आत्माओं को देख पा रहा था या इससे पहले भी उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। तो कांगबे उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक अपार्टमेंट देखने गया था, वहां भी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और उस अपार्टमेंट का पिछला ओनर का नाम आइसविच था। वोल्जू और मैनेजर गुई आइसविच सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो नॉवल जूलियट्स टेम्पटेशन की ऑथर है। वो सोचते हैं कि अगर वो ऑथर की मदद करेंगे तो उन्हें नॉवल का लास्ट चैप्टर पढ़ने मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट डे ये तीनों वही अपार्टमेंट जाते हैं जहां पहले से एक शामन मौजूद था। तभी कांगबे को वही ऑथर बेडरूम में बैठे दिखती है। वो तीनों बोलते हैं कि वोल्जू एक बड़ी और ताकतवर शामन है, इसलिए लैंडलेडी उस नकली शामन को वहां से निकाल देती है। अब लैंडलेडी के वहां से जाने के बाद वो तीनों उस ऑथर के पास बैठते हैं जिसका असली नाम बोरा था। वो उस अपार्टमेंट को छोड़ के जाने से मना करती है। तभी मैनेजर गुई और वोल्जू उसे बोलते हैं कि वो लोग उसके नॉवेल के फाइनल चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं। तभी बोरा को डिलीवरी मैन की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाती है, पर फिर से वो निराश होकर घर पे आती है। लैंडलेडी से पूछताछ के बाद उन तीनों को बोरा के बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं जिन्हें वो ऑनलाइन मंगाती थी। वो पैकेजेस में कॉमन स्टफ थे, इसलिए वो तीनों बोरा से इसके बारे में पूछते हैं। पहले तो वो नहीं बताती, पर कांगबे उसे बोलता है कि वोल्जू और मैनेजर गुई लोगों की तकलीफें सेटल करने में एक्सपर्ट है। बोरा इसलिए उन्हें अपनी कहानी बताती है। वो आइसविच के पेन नेम से एक्सरेटेड नॉवेल्स लिखती थी। उसका हार्ट कंडीशन बहुत ख़राब था, इसलिए वो घर से ही काम करती थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे, पर वो अपने काम की वजह से खुश थी, जिसकी वजह से वो पैशनेट लव को फील कर पा रही थी। पर एक दिन यंग एंड हैंडसम आदमी उसके घर पे पार्सल डिलीवरी करने आता है जिसका नाम दो यंग था। उसे देखते ही बोरा को उसके ऊपर क्रश डेवलप होता है। वो दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। बोरा उसे अपने एक्सरेटेड नॉवल के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसे ऐसा लगता है कि दो यंग को अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन डिनर के लिए दो यंग बोरा को लेने आता है। उसी डिनर पे वो अपनी फीलिंग्स को बोरा को कन्फेस करने वाला था। वो बोरा के घर के अंदर आता है क्योंकि उसका घर का दरवाजा खुला था, पर वो बोरा को किसी से बात करते हुए सुनता है कि वो एक डिलीवरी मैन को यूज कर रही थी और दो यंग गुस्से से वहां से चला जाता है। पर असल में बोरा नॉवल की स्टोरी के बारे में बात कर रही थी और दो यंग ने उसे मिसअंडरस्टैंड किया था कि वो उसके बारे में बात कर रही थी। उस दिन के बाद से दो यंग से वो कभी भी नहीं मिली और दो यंग ने भी अपना नंबर चेंज कर लिया। बोरा चाहती थी कि दोयंग को पता चले कि वो किस तरह की नॉवल लिखती थी और दोयंग ही वो पहला आदमी था जिससे उसने प्यार किया था। वो उन तीनों को जूलियट्स टेम्पटेशन का लास्ट चैप्टर जो उसने दोयंग के बारे में सोचते हुए लिखा था वो चाहती थी कि दोयंग उसे पढ़े।
अब ये तीनों जैसे तैसे करके दोयंग को अपने मिस्टिक पॉपअप बार में बुला के उसे मैजिक ड्रिंक पिलाते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में दोयंग जूलियट्स टेम्पटेशन की पूरी कहानी को देखता है। लास्ट चैप्टर में जब रोमियो पॉइजन पीने वाला था तभी जूलियट आके उसे रोकती है। वो बोलती है कि वो अभी भी रोमियो से प्यार करती है। पहले तो वो उसके पैसों की वजह से ही उससे प्यार करने लगी थी, पर बाद में उसे सच में रोमियो से प्यार हो गया। ये देखते हुए दोयंग को समझ में आ जाता है कि ये स्टोरी जिसमें रोमियो डिलीवरी मैन बना था वो उसे देखते ही बोरा ने लिखा होगा। अब लिविंग वर्ल्ड में दोयंग को वोल्जू बताती है कि बोरा मर चुकी है और उसकी आत्मा अभी भी वो घर में फंसी हुई है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो तुमसे मिले। दोयंग बोरा के अपार्टमेंट में जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो बोरा को देख सुन नहीं पा रहा था, इसलिए वोल्जू बोरा की बातें दोयंग को बताती है कि बोरा भी सॉरी फील कर रही है क्योंकि वो उससे पहले ऑनेस्ट नहीं थी। दोयंग उसे बताता है कि उसे बोरा की नॉवेल बहुत अच्छी लगी और वो गिफ्ट देता है जो उसने बोरा को कन्फेस करने के लिए खरीदा था। बोरा बोलती है कि वो खुद नहीं चाहती थी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ज़िंदगी भर दुखी रहे। वो उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि उसने सचमुच से बहुत प्यार किया था। वो दोयंग के गिफ्ट को जो एक हेयरपिन था वो लेती है। बोरा वोल्जू को भी थैंक यू बोलती है क्योंकि वो अब बिना किसी गम या रिग्रेट से आफ्टर लाइफ जा सकती है। अब वोल्जू अपना फ्लैशबैक याद करती है तब का जब क्राउन प्रिंस फाइनली अपने बुरे सपनों से उठे थे। क्राउन प्रिंस वोल्जू से उसके साथ थोड़ा समय बिताने बोलते हैं। क्राउन प्रिंस और वोल्जू रेगुलरली मिलने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। वोल्जू क्राउन प्रिंस से हमेशा रात में ही मिला करती थी। एक दिन क्राउन प्रिंस चांद की तरफ उंगलियां दिखाते हुए वोल्जू से बोलते हैं कि वो भी बिल्कुल चांद की तरह है जो बहुत चमकती है पर उसके साथ घर नहीं चल सकती। वोल्जू को हर रात क्राउन प्रिंस से मिलने के बाद वन्यंग ही घर छोड़ने जाता था। एक दिन क्वीन को क्राउन प्रिंस और वोल्जू के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। वो वोल्जू को क्राउन प्रिंस से दूर रहने के लिए ऑर्डर देती है। इसके बाद वोल्जू क्राउन प्रिंस से मिलने से मना कर देती है, पर क्राउन प्रिंस उसकी बात को नहीं सुनता और से रोज मिलने आता। एक रात जब वोल्जू की मॉम का मर्डर हो जाता है वो रोते हुए वन्यंग के पास जाती है। वन्यंग उस वक्त खून में लथपथ था। वोल्जू के पूछने पे वो बताता है कि वो उसकी मॉम को बचाने गया था पर तभी वो कुछ लोगों से भिड़ गया और उसे चोट लग गई, पर फिर भी वो उसकी मॉम को नहीं बचा पाया। वोल्जू वन्यंग से प्रिंस से मिलवाने बोलती है पर वन्यंग उसे बताता है कि क्वीन ने क्राउन प्रिंस के लिए लड़की ढूंढ ली है और क्राउन प्रिंस अब उससे ही शादी करने वाला है। अब प्रेजेंट में वोल्जू को 1 लाख टारगेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, पर वो मैनेजर गुई और कांगबे के साथ सेलिब्रेट नहीं करती। कांगबे उसे पूछता है कि बोरा की मदद करने के बाद क्या वो गर्व महसूस कर रही है, पर वोल्जू बोलती है कि उसे आज एहसास हुआ है कि लोग अपनी ज़िंदगी बहुत टाइम तक बिता सकते हैं, सिर्फ उन्हें उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला चाहिए। वो बोलती है कि उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था और उन लोगों ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। उन लोगों ने कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और हमेशा मुझे भला बुरा कहा। 2 में से एक इंसान जिस पर मैं विश्वास करती थी उनकी मृत्यु हो गई और बचा एक ने मुझे धोखा दिया और यहाँ मैं मरने के बाद भी लोगों की बातें सुन रही हूँ और उसके लिए शुक्रिया अदा भी ले रही हूँ। पर कांगबे बोलता है कि उसे वोल्जू पे गर्व है। उसे हमेशा से अपनी स्पेशल एबिलिटी से नफरत थी। उसे लगता था कि उसने ज़रूर कुछ पाप किया होगा क्योंकि वो लोगों की तकलीफ़ों को भले ही सुनता था पर उनकी मदद नहीं कर पाता था, पर वोल्जू तो सच में उनकी मदद करती थी। मैनेजर गुई बोलता है कि उसे भी वोल्जू पे गर्व है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि वोल्जू अकेले में अल्कोहल पी सके और वोल्जू कांगबे को प्योर नमक साथ में ले जाने बोलती है। मैनेजर गुई कांगबे को घर तक छोड़ने जाता है। अब रास्ते में उन दोनों को वन्यंग फॉलो करता है, पर वन्यंग को पीछे से चीफ योम पकड़ लेता है तो वन्यंग चीफ योम को पापा करके पुकारता है और सीन यहाँ पे कट कर दिया जाता है। इसी बीच वोल्जू मिस्टिक पॉपअप बार से बाहर आकर चांद को देखती है और बोलती है, हाय चांद, तुम्हारी भी काफ़ी तकलीफ़ें होगी क्योंकि बहुत लोग तुमसे भी विश मांगते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ। जैसे आप बड़े होते हो और फिर छोटे हो जाते हो वैसे ही मैं उसे नफरत करने और उसके लिए तरसने के बीच अपने मन को बदलती रहती हूँ। जब वो चांद से बात कर रही थी एक तरफ कांगबे और दूसरी तरफ मैनेजर गुई अपनी उंगलियों से बिल्कुल उसी तरह फ्रेम बनाते हुए दिखते हैं जैसे क्राउन प्रिंस ने बनाया था। अब वोल्जू रोते हुए चांद को देखती है और बोलती है कि अब मैं इस दुख से मुक्त होना चाहती हूँ, पर यह इतना आसान नहीं। जो भी रिश्ता मैं जोड़ती हूँ वो मेरे कर्म से जुड़ जाता है। इससे पहले कि मैं उस कष्ट में और धसी चली जाऊँ ये सबसे मुझे मुक्त होना चाहिए। और एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मैनेजर गुई और कांगबे में से कौन क्राउन प्रिंस है। पर्सनली मुझे लगता है कि मैनेजर गुई ही क्राउन प्रिंस है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।